जय हिंद सभी को। सब लोग ठीक है बच्चे लोग? चलिए, हमारा क्या चल रहा था हिस्ट्री में बच्चे? मौर्य वंश। चलिए चीजों को रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताइए मगध पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? वेरी गुड, मगध पर कुल 7 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से बच्चे? हसीन, मशूक, शाह। वेरी गुड, हसीन, मशूक, शाह। हाँ मतलब हरेक वंश, शाह मतलब शिशुनाग वंश, न मतलब नंद वंश। ठीक है, उसके बाद से मशूक मतलब म मतलब मौर्य वंश, सु मतलब शुंग वंश, का मतलब कौरव वंश, और लास्ट वाला सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए हमारा कल मौर्य वंश से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मौर्य वंश में हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? चलिए क्वेश्चन बताइए मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी जाति का था? वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो निम्न जाति के थे। कौन सी जाति के बच्चे? निम्न जाति के। चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी का नाम क्या था? बहुत बढ़िया, मोरा। चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी का नाम मोरा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को किसने बंदी बना लिया था? वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को धनानंद ने बंदी बना लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहां से हुई थी आप बताइए? उसके पीछे वाला। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहां हुई थी? तक्षशिला में। बहुत बढ़िया। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के किस अभिलेख से अकाल के समय जो दी जाने वाली राहत सामग्री की जानकारी मिलती है? वेरी गुड, शाहगौर अभिलेख से। शाहगौर अभिलेख में क्या लिखा है कि जब वहां पे अकाल पड़ा था तो उस टाइम पे जो राहत सामग्री दी गई थी उसके बारे में जानकारी उस पर लिखी हुई है। बहुत बढ़िया। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वी शासन की जानकारी मिलती है? मतलब उसका पूर्व में विस्तार कहाँ? बंगाल साइड में था, तो बंगाल तक उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? पूर्वी विस्तार या पूर्वी शासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? महास्थान अभिलेख। बहुत बढ़िया। चलिए, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी विस्तार मतलब गुजरात तक के विस्तार की जानकारी मिलती है? बहुत बढ़िया, किससे? जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख किसका था बच्चे? बहुत बढ़िया, रुद्रदामन का। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसका था बच्चे? रुद्रदामन। इसमें क्या लिखवाया था रुद्रदामन ने कि मैं रुद्रदामन गुजरात का शासक यहाँ पे स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कर रहा हूँ, जिसका निर्माण मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये किस पे लिखा था बच्चे? बहुत बढ़िया, जूनागढ़ अभिलेख पे ये लिखा हुआ था। चलिए ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितनी हाथियां दान में दी थी? बहुत बढ़िया, 500 हाथी। कितनी हाथी? 500 हाथी। ठीक है, अच्छा, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन सा एरिया दान में दे दिया था? 4 एरिया। कौन कौन सा बच्चे? तो एरिया आर्कोसिया, जेड्रोसिया एंड पेरिस पियनाई। ठीक है, चलिए चाणक्य की कौन सी पुस्तक थी बच्चे बताइए? वेरी गुड, अर्थशास्त्र। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये बताइए, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी ये क्या अर्थव्यवस्था की पुस्तक थी? नहीं, ये भारत के मतलब उस टाइम की मगध के बारे में उसकी चर्चा थी। मगध की राजनीति जो थी, राजनीतिक पुस्तक थी। इसमें राजा के बारे में बताया गया था, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी अर्थशास्त्र की पुस्तक में बच्चे इन्होंने राजा के सप्तांग सिद्धांत दिए थे। ठीक है, चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा गया था बच्चे कि किसी भी राजा के पास 7 अंगों का होना अनिवार्य है, जिसे राजा का क्या है? सप्तांग बोला गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या बोला गया बच्चे? अर्थशास्त्र पुस्तक में किसी भी राजा के पास क्या है? 7 अंग होने चाहिए, जिसको क्या बोला गया था? सप्तांग। ये सप्तांग क्या कहते हैं बच्चे? मान के चलिए कि ये कोई एरिया है और इसमें एक कोई राजा है, तो इस राजा के पास क्या क्या होना अनिवार्य था? इसमें चाणक्य ने बोला था अर्थशास्त्र पुस्तक में कि किसी भी राजा के पास 7 अंगों का होना अनिवार्य है। ठीक है बच्चे, तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया था कि राजा का योग्य होना जरूरी है। राजा का क्या होना बच्चे? योग्य। राजा के योग्य का क्या मतलब है? देखिए, राजा योग्य होगा तभी तो अपने क्षेत्रफल को, अपने एरिया को संभाल के रखेगा, वरना आपका एरिया चाहे कितना भी बड़ा हो। जैसे धनानंद के पास कितना बड़ा एरिया था, वो योग्य शासक नहीं था, उसका एरिया पूरा बिखर गया। ठीक है, तो राजा का योग्य होना बहुत जरूरी है। दूसरा बोला गया बच्चे इसमें अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है बच्चे? मंत्री। मतलब इसमें कहा गया कि राजा का मंत्री जो है ना बहुत योग्य होना चाहिए। राजा का मंत्री भी योग्य होना चाहिए। उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो उस जिम्मेदारी को निभाने में कुशल होना चाहिए। तो राजा का अमात्य कैसा होना चाहिए बच्चे? योग्य होना चाहिए। जैसे आज के डेट में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो क्या है? वो राजा है। और राजा के जो मोदी की जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो क्या है? अमात्य है। तो क्या बताइए कि मोदी जी के जो अमात्य लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, कुछ कुछ तो है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे विदेश मंत्रालय, मोदी जी का विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है।
नितिन गडकरी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि राजा का अमात्य मतलब मंत्री का योग्य होना बहुत जरूरी है। पहला क्या बोला गया बच्चे कि राजा को योग्य होना चाहिए। दूसरा क्या है अमात्य, अमात्य भी आपका क्या है योग्य होना चाहिए। तीसरा बोला गया बच्चे जनपद। जनपद का क्या मतलब होता है बच्चे बताइए। जनपद मतलब होता है आपका क्षेत्र, जैसे जनपद था उसके बाद महाजनपद बना, तो जनपद का मतलब क्या था क्षेत्र। मतलब राजा के पास जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। वहाँ के जो मिट्टी है उपजाऊ होना चाहिए, ठीक है। वहाँ के एरिया जो है वो नदी होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उस जमीन पे क्या है आपके पास खनिज संपदा होना चाहिए। आपका नगर जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ होना चाहिए। मतलब जनपद क्या है आपकी जनपद जो है यहाँ पे खनिज संपदा से भरपूर होना चाहिए। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। जब मिट्टी उपजाऊ होगा तभी तो राजा के पास पैसे आएंगे। तो तीसरा चीज ये बोला गया था कि आपका जो एरिया है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से होना चाहिए। चौथा बच्चे इसमें ये बोला गया था कि आपका जो किला है, आपका जो एरिया है वो किले से घिरा हुआ होना चाहिए। जैसे याद होगा आपको अजातशत्रु ने क्या करवाया था, पूरे किले को, राजगीर को क्या किया था, किले से घिरवा दिया था, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है दुर्ग। दुर्ग जो है मतलब आपका जो एरिया है पूरा उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, उसको किला से घिरवा के रखना चाहिए था, ठीक है। पांचवा इसमें क्या बोला गया बच्चे बताइए। पांचवा बच्चे ये बोला गया कि आपका मित्र जो है, आपके जो राजा के मित्र बहुत होने चाहिए। मान के चलिए कि आपके जो पड़ोसी हैं वो यदि अच्छे नहीं हैं तो आपका जितना भी इनकम आता है वो सब क्या सिक्योरिटी पे खर्च हो जाएंगे, आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा यदि आपके पड़ोसी देश अच्छे नहीं हो। मान के चलिए हमारा भारत देश है, हमारे पड़ोसी आप देखिए कैसे हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारे सिक्योरिटी पे कितना खर्च होता है। यदि ये लोग शांत रहते हैं तो हम क्या है जो सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं उसको क्या है हम अपने अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान होता। तो कहने का मतलब है कि आपके मित्र अच्छे होने चाहिए, इर्द गिर्द आसपास पड़ोसी जो हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, समझ में आया। उसके बाद से छठे में बोला गया है कि राजा के पास कोष होना चाहिए। कोष मतलब धन, कोष मतलब बच्चे धन। भाई राजा के पास धन का होना बहुत अनिवार्य होना चाहिए। सातवां बच्चे ये बोला गया इसमें कि आपकी दंड व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, न्याय। मतलब यदि कोई अपराध कर रहा है तो उसको इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि आने वाले जो पीढ़ी है वो अपराध करने से डरे। तो क्या है दंड व्यवस्था आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो राजा के सप्तांग सिद्धांत में क्या कहता है बच्चे, पहला राजा योग्य होना चाहिए, राजा के मंत्री का योग्य होना जरूरी है, आपकी जनपद जो है वो क्या है खनिज संपदा से भरपूर होना चाहिए, वहां की जमीन क्या है उपजाऊ होनी चाहिए, आपकी जो एरिया है वो क्या है दुर्ग चारों तरफ किले से घिरा होना चाहिए, आपके मित्र अच्छे होने चाहिए, राजा के पास धन का होना अनिवार्य है और आपके दंड व्यवस्था का उचित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना बच्चे वो चाणक्य के देख रेख में ही शासन करता था, ठीक है। चाणक्य क्या था, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, मेन मंत्री कौन था बच्चे, चाणक्य था, ठीक है। वो चंद्रगुप्त जो थे इन्हीं के देख रेख में इन्हीं की सलाह से वो शासन बेहतरीन ढंग से किया करते थे। बच्चों यूनान में एक लेखक था, यूनान में एक लेखक था जिसका नाम था जस्टिन। यूनानी लेखक का क्या नाम था बच्चे, जस्टिन। यूनानी लेखक का नाम बच्चे जस्टिन, ठीक है। जस्टिन ने एक किताब में लिखा है, जस्टिन ने अपने किताब में क्या लिखा कि भारत में एक सेंड्रोपोटस नाम का महान शासक है, भारत में एक सेंड्रोपोटस नाम का महान शासक है, वह मगध का शासक है, उसके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य है और वह अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाता है, ठीक है। उसने अपने किताब में क्या लिखा कि भारत में एक सेंड्रोपोटस नाम का शासक है जिसके प्रधानमंत्री क्या नाम है बच्चे, चाणक्य, ठीक है। वो मगध का शासक है और वो अपने अंतिम समय में क्या है जैन धर्म को अपनाता है। और यहाँ भारत में किसी को पता ही नहीं कि सेंड्रोपोटस कौन था, सेंड्रोपोटस, क्योंकि भारत में तो ऐसा कोई था ही नहीं, यहाँ सब लोग कंफ्यूज थे। तो भारत एक इतिहासकार ऐसा था जो क्या है यूनान का भी इतिहास लिखता था और भारत का भी इतिहास लिखता था, उसका नाम था विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। एक इतिहासकार जो कि यूनान का भी इतिहास लिखता था और बच्चे इंडिया का भी इतिहास लिखता था। इसने बताया कि जस्टिन ने जो सेंड्रोपोटस वर्ड, सेंड्रोपोटस नाम इस्तेमाल किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ही सेनापति कौन था, चाणक्य, सॉरी प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था और इसी ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। मगध का शासक भी था। तो इतिहासकार विलियम जोन्स ने क्या किया, ये क्लियर किया कि सेंड्रोपोटस ही क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है, सेंड्रोपोटस ही
चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक दूसरा नाम क्या रखा गया बच्चे, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, समझ में आया। और ये सेंड्रोकोटस की पहचान किसने दिलाई थी बच्चे, ये तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। ये क्या है, यूनान का भी इतिहास लिखा करते थे और भारत का भी इतिहास लिखा करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बताइए, किसके पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस लिखा गया था। बहुत बढ़िया, यूनानी लेखक जस्टिन, यूनानी लेखक जस्टिन, ठीक है। यूनानी लेखक जस्टिन के पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस बताया गया है, समझ में आया। चलिए, मौर्य वंश के उदय की चर्चा कौन सी पुस्तक में मिलती है, मौर्य वंश के उदय की चर्चा, बहुत बढ़िया, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, सही लिखा है, मुद्रा राक्षस। इसमें क्या है, मौर्य वंश के उदय की चर्चा है, ठीक है। विशाखा दत्त पुस्तक, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा, विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चे, विशाखा दत्त, ठीक है। जस्टिन जो था ना बच्चे, जस्टिन, इसने क्या है, मौर्यकालीन सेना की तुलना डाकुओं से किया है, ठीक है। मौर्यकालीन सेना को इसने क्या बोला था, डाकुओं का गिरोह, समझ में आया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन सा धर्म अपना लिया बच्चे, जैन धर्म, कौन सा धर्म, जैन धर्म, ठीक है। और कर्नाटक के श्रावण बेलागोला में, कर्नाटक के कौन सा जगह था बच्चे, श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला में बच्चे, ये कहां पे है, कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में क्या है, 298 बीसी में, 298 बीसी में इसने क्या है, संलेखना विधि, जैन धर्म का जो संलेखना विधि था उसके संलेखना विधि द्वारा इसने क्या अपने प्राण को त्याग दिए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चे, तो श्रावण बेलगोला, ये कहां पे, कर्नाटक में। 298 ईस्वी में इसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहाँ बिताया था बच्चे, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में, ठीक है। बिंदुसार जो था बच्चे, ये क्या है, आजीवक संप्रदाय का था। बिंदुसार कौन से धर्म को मानने वाला था, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। चलिए, आजीवक संप्रदाय पढ़ा दिए थे आपको। बताइए, आजीवक संप्रदाय का कौन था संस्थापक, बहुत बढ़िया, कौन था, मोगली पोतिस गोसाल। आजीवक संप्रदाय का कौन था बच्चे, मोगली पोतिस गोसाल, ठीक है। बिंदुसार जब शासन कर रहा था तो इसी शासन के दौरान सीरिया नरेश जो थे, सीरिया नरेश कौन थे, एंटियोकस, सीरिया नरेश एंटियोकस, ठीक है। सीरिया नरेश ने अपना एक दूत भेजा था भारत में, ठीक है। बिंदुसार के शासन के समय सीरिया नरेश ने अपना, सीरिया नरेश कौन था बच्चे, एंटियोकस, एंटियोकस को शॉर्ट ट्रिक एडी लिख देते हैं, याद करने में आसानी रहेगा। इसने अपना एक दूत भेजा था, दूत कौन था, उसका दूत का नाम बताइए, डायमेकस, ठीक है। इसने अपना एक दूत भेजा था बच्चे, डायमेकस, समझ में आया। सीरिया नरेश ने क्या किया, जब बिंदुसार का शासन था तो सीरिया नरेश एंटियोकस ने अपना एक राजदूत भेजा था इंडिया में, इसके दरबार में, डायमेकस को, ठीक है। डायमेकस जब आया यहाँ पे, डायमेकस जब मगध के एरिया में आया तो बिंदुसार ने उसको बुलाया कि डायमेकस इधर आओ, और इससे पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या क्या फेमस है। मान के चलिए कि आप कहीं जाते हैं तो किसी क्या जाते हैं तो पूछते हैं कि आप जहाँ से आए वहां पे क्या क्या फेमस है। इसी तरह डायमेकस जब मगध वाले एरिया में आया था, इनके दरबार में आया था, तो बिंदुसार ने बुलाया इसको, बोला भैया बताइए क्या क्या आपके यहाँ फेमस है। तो डायमेकस बताया कि महाराज हमारे यहाँ मीठी शराब बहुत बनती है, हमारे यहाँ का मीठी शराब बहुत फेमस है। क्या क्या फेमस बताया इसने, मीठी शराब। दूसरा क्या बताया बच्चे, कि हमारे यहाँ का अंजीर बहुत फेमस है, अंजीर। और तीसरा बताया कि हमारे यहाँ के दार्शनिक बहुत फेमस है। दार्शनिक क्या होता है बच्चे, जो दर्शन शास्त्र का शिक्षा देते हैं, दर्शन शास्त्र जो शिक्षा देते हैं वो क्या, दार्शनिक यानी फिलोसफर, ठीक है। तो डायमेकस ने क्या बताया कि महाराज हमारे यहाँ मीठी शराब, अंजीर एंड दार्शनिक, ये तीन चीज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। तब बिंदुसार ने बोला कि ठीक है डायमेकस, तुम अपने नरेश एंटियोकस को बोलो कि हमको ये तीनों चीज भिजवाए, ठीक है। तो डायमेकस ने खत लिख दिया कि महाराज एंटियोकस को खत लिख दिया कि महाराज बिंदुसार ने मीठी शराब, अंजीर एंड दार्शनिक का डिमांड किया है। और जैसे खत मिला एंटियोकस को तो इसने क्या किया बच्चे, इसने इनको मीठी शराब भेज दिया और अंजीर भेज दिया। दार्शनिक की जगह बच्चे उसने एक खत भेज दिया, दार्शनिक नहीं भेजा, उसने एक खत भेज दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा बच्चे, इसका बेटा बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बैठा बच्चे, इसके बाद इसका बेटा कौन बैठा गद्दी पर,
बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। एंटियोकस ने क्या लिखा था खत में कि दार्शनिक जो होते हैं बच्चे वो बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं, ये हमारे शिक्षा के धरोहर होते हैं, अतः हम शिक्षा के धरोहर अर्थात सरस्वती का व्यापार नहीं करते हैं, अतः हम दार्शनिक नहीं भेज सकते। इसने एक राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये दार्शनिक नहीं भेजा, ठीक है। और हमारे यहाँ लोग देख लीजिए कितने समझदार हैं, यहाँ डॉक्टर की पढ़ाई एम्स से करते हैं और इलाज जाके अमेरिका में करते हैं, आईआईटी कानपुर से करेंगे और साइंटिस्ट जाके नासा में बन जाएंगे। आज भी नासा के अंदर हमारे कम से कम 50% से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। सोचिए यदि आज वहां से नासा में काम करना छोड़ दें, हमारा इसरो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो एंटियोकस ने दार्शनिक हमारे को नहीं भेजा था, ठीक है। बिंदुसार के शासन के समय ही, जब मतलब मगध में बिंदुसार का शासन था, बिंदुसार राजा था, उसी समय पे मिस्र का राजा, मिस्र की इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं, ठीक है, मिस्र का राजा कौन था उस समय? फिलोडोल्स। फिलोडोल्स ने अपना एक राजदूत भेजा था। मिस्र का राजा कौन था बच्चे? फिलोडोल्स। बिंदुसार के शासन के दौरान मिस्र के राजा फिलोडोल्स ने क्या किया था बच्चे? अपना एक दूत भेजा था। दूत का नाम क्या था बच्चे, बताइए? दूत का नाम डायमेसियस। वेरी गुड, ठीक है। बिंदुसार के शासन के समय ही मिस्र के राजा फिलोडोल्स ने अपना एक दूत डायमेसियस को भेजा था, ठीक है, डायमेसियस को भेजा था। अच्छा एक चीज बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था बच्चे? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है। और बिंदुसार के समय कौन आया था बच्चे? बिंदुसार के समय डायमेकस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी तो बिंदुसार। तो ऐसे भी तो पूछ सकता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? तो डायमेकस। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस। समझ आया? चलिए, बिंदुसार जब मगध की गद्दी पर शासन कर रहा था उसी टाइम पे क्या हुआ था बच्चे? कश्मीर के एरिया में बच्चे विद्रोह हो गया, ठीक है। वहां के लोग क्या है, दंगा करने लगे, बोले हमको आजादी चाहिए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, कश्मीर के एरिया में पूरा विद्रोह हो गया था। ये हमारा मगध का एरिया था, यहाँ पे बिंदुसार का शासन था, ठीक है। अब कश्मीर में विद्रोह ज्यादा ही फैल गया, तो बिंदुसार ने क्या किया, अपने बेटे को, इसके बेटे का नाम क्या था? सुशील एंड अशोक। तो इसने अपने बेटे सुशील को कश्मीर के एरिया में यहाँ से भेजा कि जाओ बेटा विद्रोह को कंट्रोल करो, ठीक है। सुशील यहाँ आया, कश्मीर में सुशील गया, बट क्या है, ये विद्रोह रोकने में पूरी तरह से असफल रहा, ठीक है। ये विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, यहाँ अवंती के, दक्षिण भारत में अवंती का जो राजा था बच्चे, यहाँ पे अशोक जो था राज्यपाल के रूप में शासन कर रहा था, ठीक है, राज्यपाल के रूप में। फिर बिंदुसार ने क्या है, अशोक को कश्मीर में डिप्लॉय कर दिया, अशोक को विद्रोह रोकने के लिए कश्मीर में भेजा गया, ठीक है। अशोक इतना खतरनाक आदमी था कि ये 2 दिन के अंदर ही क्या है, वहां सभी लोगों को कटवा दिया, बिल्कुल, मतलब सब लोगों को जान ले लिया, कटवा दिया। विद्रोह को 2 दिन के अंदर ही इसने कंट्रोल कर लिया। और विद्रोह रोकने के बाद वहां पे कश्मीर में क्या है, श्रीनगर राज्य की स्थापना कर दी, श्रीनगर। सोचिए अशोक मतलब कितना खतरनाक था, ठीक है। इसने क्या है, विद्रोह को कंट्रोल किया और श्रीनगर राज्य की स्थापना कर दी। ये सब की जानकारी हमको कहां से मिलती है कि श्रीनगर राज्य की स्थापना, अशोक के द्वारा कश्मीर विद्रोह को कंट्रोल करना, इस सब की जानकारी कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में मिलती है। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, ठीक है, समझ में आया बच्चे। वायु पुराण में बच्चे बिंदुसार को क्या बोला गया है? भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला गया है? भद्रसार। ठीक है। जैन धर्मों में, जैन धर्म में बिंदुसार को क्या बोला गया बच्चे? सिंह सेन, सिंह सेन, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला गया बच्चे? तो भद्रसार, भद्रसार या वारिसार, भद्रसार या वारिसार। और जैन धर्म में बिंदुसार को क्या बोला गया बच्चे? तो सिंह सेन, ठीक है। इसको अमित घात के नाम से भी जानते हैं, अमित घात। अमित घात का मतलब क्या होता है बच्चे? शत्रु विनाशक, ठीक है, शत्रु विनाशक। समझ में आया? बिंदुसार कौन से धर्म का था बच्चे? आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का, ठीक है। बिंदुसार के समय कौन कौन से राजदूत आए थे?
तो सीरियन नरेश ने अपने राजदूत डाइमेकस को भेजा था। मिस्र के राजा फिलोडोस ने अपना किसको भेजा था, डायमेसियस को भेजा था। ठीक है, समझ रहा है। बिंदुसार के दो बच्चे थे, कौन कौन, सुसीन एंड दूसरा अशोक। ठीक है, सुसीन क्या है, कश्मीर विद्रोह को रोकने में सफल रहा था, जबकि अशोक ने बहुत ही जल्द कश्मीर विद्रोह को रोक दिया था और श्रीनगर राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है बच्चे। एक बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध के बहुत बड़े विद्वान थे, जिसका नाम था तारानाथ। जिनका नाम क्या था बच्चे, तारानाथ। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। ठीक है, तो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था बच्चे, तारानाथ। तारानाथ कौन से धर्म के थे, बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो बिंदुसार के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना था बच्चे, अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा, अशोक। तो अभी अशोक को देखते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए पहला चंद्रगुप्त हो गया, दूसरा बिंदुसार हो गया। बिंदुसार के बाद इसका उत्तराधिकारी अशोक। अशोक का जन्म बच्चे कब हुआ था बताइए। अशोक का जो जन्म हुआ था बच्चे, वो 304 ईसा पूर्व हुआ था, 304 बीसी में। ठीक है, अशोक का जन्म कब हुआ था बच्चे, 304 बीसी में। ठीक है, ये 269 में 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व ये मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर, यानी कि इसका राज्याभिषेक, उस टाइम पे क्या है, राज्याभिषेक होता था। गद्दी पर बैठने से पहले क्या होता था, राज्याभिषेक। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, बाहुबली मूवी में राजकामनी माता है, यहाँ पे गद्दी पर बैठने से पहले नहीं बुलाता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि अपने राज्य के प्रति अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था बच्चे, 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे गद्दी पर बैठा तो ये अपने राज्य का विस्तार करने को सोचा, राज्य का विस्तार करने के लिए इसके दिमाग में आया। ठीक है, तो जस्ट बगल में उड़ीसा था, जिसका नाम उस टाइम पे कलिंग था। तो इसने कलिंग पे आक्रमण करने के लिए सोचा कि मैं कलिंग को अपने राज्य में मिला लेता हूँ। ठीक है, तो इसने पहले सूचना भिजवाई। अशोक ने क्या है, युद्ध करने से पहले कलिंग के राजा नंद के पास एक मैसेज पहुंचवाया कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए या युद्ध के लिए रेडी रहिए। ठीक है, तो कलिंग का राजा जो नंद था, यो युद्ध के लिए तैयार हो गया। ठीक है, जब युद्ध हुआ, राज्याभिषेक के जस्ट 8 साल बाद, 8 साल बाद इसने क्या किया, 8 साल इससे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व, 261 बीसी में क्या हुआ, इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। किसने, अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। भाई साहब, कलिंग आक्रमण के बाद ना अशोक का दिल बदल गया था बिल्कुल। इस युद्ध में, कलिंग युद्ध में इतने लोगों को काटा गया था, मतलब बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था। बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट लेडी, महिलाएं, सबको काट दिया गया था। बहुत ही भीषण नरसंहार हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अशोक इतना क्रूर शासक था, सबको कटवा दिया कलिंग में, किसी को नहीं छोड़ा। बच्चों से लेके, बूढ़ों से लेके, जिन लड़ाई के मैदान में थे उनको, जो लड़ाई घर में थे उनको बहुत ही बुरी तरह वहां पे कटवा दिया और कलिंग को जीत लिया था। लेकिन इस युद्ध के बाद इसका दिल बिल्कुल ही पिघल गया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया बच्चे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देख रहा था कि बच्चों का लाश जब देखता था तो बिल्कुल वितरित हो उठता था, मतलब बहुत ही परेशान हो उठा था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो कलिंग युद्ध के बाद। इस युद्ध में बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया था इसने। ठीक है, सबको कटवा दिया था। बाद में जब उन्हीं की डेड बॉडी देख के, उनको देख के इसको दया आई और इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, अशोक ने कितनी शादियां करी थी बच्चे, 5 शादियां करी थी। अशोक की कितनी पत्नियां थी बच्चे, 5, जिसमें से इसकी 5 पत्नियां थी बच्चे। लोग यहाँ पे एक एक नहीं झेल पा रहे हैं, और इसकी कितनी शादियां थी बच्चे, 5 शादियां की थी इसने। ठीक है, 5 पत्नियों में बच्चे एक पत्नी थी ना इसकी बहुत प्यारी थी, उसका क्या नाम था बच्चे, कारुवाकी। जो प्रिय पत्नी थी उसका क्या नाम था, कारुवाकी। 5 पत्नी में सबसे प्रिय पत्नी का नाम क्या था बच्चे, कारुवाकी। ठीक है, जब ये कलिंग युद्ध के बाद घर आया तो बहुत परेशान रहता था, मतलब इसका मन नहीं लगता था बिल्कुल ही, कहीं इधर बैठा है कहीं इधर बैठा है। तो कारुवाकी आई, पूछे क्यों परेशान है, तो इसको झाड़ दिया, बोला जाओ मैं परेशान हूँ, मैंने इतने बंद कर दिया। क्यों कर दिया, बंद करने से क्या है, एक हमारा थोड़ा सा एरिया विस्तार हो गया, लेकिन इतने लोगों की जान चली गई, तो ये बहुत ज्यादा परेशान रहता था। इसी के राज्य में बच्चे इसका एक भतीजा था, इसका
एक भतीजा था, उसका नाम था बच्चे निग्रोध। इसके भतीजे का क्या नाम था बच्चे? निग्रोध। वो देखता था कि निग्रोध जो है बहुत शांत रहता है, इसको कोई देश दुनिया से मतलब नहीं है, ये अपने में ही खुश रहता है। तो अशोक ने क्या है, निग्रोध को बुलाया अपने पास कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, इतना शांत कैसे रह लेते हो। तो बोलता है कि महाराज बौद्ध धर्म अपनाइए, यहाँ पे बहुत खुशी है, यहाँ पे क्या है, सब चीजों से, हिंसा से परे, आप बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग को अपनाइए, सब कुछ यहाँ पे आपको शांति मिलेगी। तो बोला वो कैसे अपनाए? तो निग्रोध बोला कि महाराज देखिए, हम बौद्ध धर्म के इतने बड़े विद्वान तो है नहीं, लेकिन चलिए हम आपको एक गुरुजी से मिलाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, निग्रोध ने उपगुप्त से मिला दिया। उपगुप्त उपगुप्त ने क्या किया बच्चे? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। क्वेश्चन पूछता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? तो उपगुप्त ने, ठीक है। और प्रेरित किसने किया था बच्चे? उसका जो भतीजा था निग्रोध, ठीक है, भतीजे का नाम क्या था बच्चे? निग्रोध। और बौद्ध धर्म अपनाने की शिक्षा किसने दी बच्चे? उपगुप्त ने, ठीक है, उपगुप्त ने। अशोक के बेटे थे जिनका नाम था महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ। और इसके बेटी का नाम क्या था बच्चे? बताइए, संघमित्रा। अशोक ने अपना बेटा महेंद्रनाथ एंड बेटी संघमित्रा को श्रीलंका, भारत के जो नीचे वाला एरिया है इधर पे, वहां पे भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था? श्रीलंका में बेटा महेंद्रनाथ एंड संघमित्रा। आज भी वहां पे सॉरी श्रीलंका में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की अधिकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने करवाया था बौद्ध धर्म के लिए? तो अशोक ने, ठीक है। इसने अपने बेटा महेंद्रनाथ एंड बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इवन बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी बौद्ध संगति कब हुई थी? अशोक के टाइम पे हुई थी। अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कहां पे हुई थी बच्चे? पाटलिपुत्र में, ठीक है। उस टाइम पे राजा कौन था? अशोक। राजा कौन था बच्चे? अशोक, ठीक है। श्रीलंका में जब बच्चे महेंद्रनाथ एंड संघमित्रा जब गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो श्रीलंका के राजा सिंगली वंश का जो शासक था वो इन लोगों से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। आज भी वहां पे सिंगली वंश जो है वो बौद्ध धर्म वाले ही हैं और उनकी बहुत ज्यादा अधिकता है, ठीक है। अशोक जो था ना बच्चे, वो सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब बच्चे वो सभी धर्मों को मानने वाला था। देखिए अशोक का कहना ये था कि मैं तो बौद्ध धर्म अपना लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी बौद्ध धर्म अपनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कभी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित ही नहीं किया। उसका कहना था कि जो जिस धर्म को मानता है माने, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो उसने कभी क्या बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया? नहीं किया था, ठीक है। अशोक जो था वो हमेशा धम्म नीति को, बौद्ध धर्म में जो बुद्धम धम्मम शरणम जो है ना, उसमें क्या धम्म नीति को अपनाया था। धम्म का मतलब है इंसानियत की नीति, ठीक है। कि अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी बच्चे? धम्म नीति। कौन सी? धम्म। धम्म का मतलब क्या होता है? इंसानियत, ठीक है। अशोक जो था ना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, संदेश वाहक के रूप में अपने बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिसमें से एक राजू जो था, राजू वो बहुत फेमस था, बहुत इसका प्रिय था। राजू जो था वो बहुत फेमस था, ठीक है। सम्राट अशोक ने क्या किया था बच्चे? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संदेश वाहक के लिए 3 अधिकारियों को नियुक्त किया था। कितने? 3 अधिकारियों को, जिसमें से राजू जो था वो बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। धार्मिक जीवन को ठीक करने के लिए, धार्मिक जीवन को ठीक रखने के लिए अशोक ने धाम में महापात्र अर्थात मंत्री नियुक्त किया था। देखिए अमात्य का मतलब क्या होता था? मंत्री होता था। लेकिन इसने धार्मिक जीवन को, मतलब धर्म, जो जिस धर्म को जी रहा है उस धर्म में उसको कोई दिक्कत ना हो, तो धार्मिक जीवन को ठीक करने के लिए अशोक ने धाम महापात्र, मतलब धर्म को सुरक्षित करने के लिए, धर्म के नियम को अच्छे से रखने के लिए इसने अपने अधिकारी धाम में महापात्र की नियुक्ति की थी, ठीक है। स्त्रियों को देख रेख करने के लिए, स्त्रियों की देख रेख करने के लिए इसने क्या किया था बच्चे? स्त्री महामात्र की स्थापना की। किसकी? स्त्री महामात्र। चलिए यहां देख लेते हैं। धर्म की रक्षा के लिए इसने क्या किया था? धर्म महामात्र, धर्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति की, धर्म महामात्र अर्थात मंत्री की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद से स्त्रियों की रक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए इसने क्या किया? स्त्री महामात्र, महामात्र, ठीक है। धर्म की रक्षा के लिए धर्म महामात्र मंत्री की नियुक्ति की एंड स्त्रियों की रक्षा के लिए स्त्री महामात्र की स्थापना की, ठीक है। अशोक ने कभी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था, ठीक है बच्चे। देखिए
कलिंग युद्ध जो हुआ था बच्चे, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसकी विस्तृत जानकारी कहां पर मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है बताइए। बहुत बढ़िया, हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में क्या मिलता है बच्चे, कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी। कलिंग युद्ध की बच्चे विस्तृत जानकारी कहां से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, ये हाथी गुफा अभिलेख कहां पे है बच्चे, तो आज के उड़ीसा में, तब के कालीन में था और ये आज के उड़ीसा में है। चलिए, ये जो अशोक ने जो अभिलेख लिखना सीखा था, कहां से सीखा था बच्चे, सब विश्व में अभिलेख लिखने का काम किसने किया था, तो हकमनी वंश का शासक था ईरान। देखिए, विश्व में अभिलेख किसने लिखा था बच्चे, डेरियस ने। डेरियस कौन था, ईरान के हकमनी वंश का शासक था। ठीक है, इसने क्या है, अभिलेख लिखना शुरू किया था। लेकिन भारत में अभिलेख लिखने का काम किसने किया था बच्चे, अशोक ने किया था। भारत में अभिलेख लिखने का काम अशोक ने। ठीक है, लेकिन अशोक ने इससे कहां से चुराया था, इस अशोक ने डेरियस प्रथम से इस कला को चुराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में अभिलेख लिखने का कार्य किसने किया था बच्चे, तो डेरियस ने। डेरियस हकमनी वंश का शासक था, ईरान का रहने वाला था। ठीक है, भारत में अभिलेख लिखने का काम किसने किया था, तो अशोक ने। भारत में अभिलेख लिखने का काम अशोक ने। ठीक है, अशोक ने इसे किससे चुराया था, तो डेरियस से। ठीक है, डेरियस से, समझ में आया। अशोक जो था बच्चे बहुत ही दिमाग वाला था। अशोक क्या था, वो जितने भी अभिलेख लिखवाता था तो कहां पे अभिलेख लिखवा रहा है, वहां के भाषा के अनुसार, वहां के लैंग्वेज के अनुसार ये लिपि लिखवाता था। मान के चलिए कि यहाँ पे उसको लिपि लिखवाना है, उत्तर प्रदेश में उसको लिपि लिखवाना है, तो वो क्या अरबी लैंग्वेज की लिपि थोड़ी लिखवाएगा, अरबी लिखवा के चला गया तो यहाँ कोई पढ़ ही नहीं पाता। तो उसने क्या है, भारत में जितने भी अभिलेख लिखवाए, भारत में जितने भी अभिलेख लिखवाए उसने बच्चे, वो क्या है, ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। ब्राह्मी लिपि, लिपि का मतलब होता है लिखना किधर से है, तो ब्राह्मी लिपि क्या है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और आज भी हम बाएं से दाएं को लिख रहे हैं। तो उसने क्या है, बहुत दिमाग से किया था। भारत में जितने भी अभिलेख लिखवाए थे, किस लिपि में लिखवाए बच्चे, ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान में जितने भी लिपि लिखवाए बच्चे, उसने पाकिस्तान के एरिया में जितने भी अभिलेख लिखवाए थे वो खरोष्टी लिपि में लिखवाए बच्चे। कौन सा, खरोष्टी लिपि में। उर्दू अगर देखिएगा आज भी दाहिने से बाएं लिखा जाता है। उर्दू कहां से लिखा जाता है बच्चे, इधर से इधर लिखा जाता है। ठीक है, ग्रीक, ग्रीक वाले जगह में कौन सी लिपि लिखवाते हैं बच्चे, ग्रीक लिपि। ग्रीक में ग्रीक लिपि। ठीक है, ग्रीक का एरिया, ग्रीक में कौन सा लिपि बच्चे, ग्रीक लिपि। अफगानिस्तान वाले जो एरिया में इसने अभिलेख लिखवाए थे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या, अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि। तो भारत के एरिया में कौन सी लिपि में लिखवाया था बच्चा अभिलेख, ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान वाले एरिया में खरोष्टी लिपि, ग्रीक में ग्रीक लिपि, एंड अफगानिस्तान वाले एरिया में बच्चे अरमाइक लिपि। मतलब इसने बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया था। जहां पे जो लिपि जिसको समझ में आए उसी लिपि में उसने अभिलेख को लिखवाए थे। समझ में आया बच्चे। अभी आप सोचिए, अफगानिस्तान तक इसकी लिपियां मिल रही, मतलब इसका साम्राज्य का विस्तार कितना बड़ा था। ठीक है, पूरा अखंड भारत हमारे मगध साम्राज्य का ही था। समझ में आया बच्चे। अभी पाकिस्तान वाले एरिया में बच्चे जो खरोष्टी लिपि में इसने अभिलेख लिखवाए हैं, तो वहां पे दो अभिलेख मिले हैं इसके, अशोक के। अशोक के यहाँ पे दो अभिलेख कौन कौन से, एक तो शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी अभिलेख। ठीक है, दूसरा मानसेहरा, दूसरा बच्चे मानसेहरा। ठीक है, अशोक का कौन सा अभिलेख मिला बच्चे पाकिस्तान में, शाहबाजगढ़ी अभिलेख एंड मानसेहरा अभिलेख। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है मानसेहरा। ठीक है, याद कर लीजिए। अभी अशोक का अभिलेख कौन सा है जो अभी पाकिस्तान में मिला है, बहुत बढ़िया, शाहबाजगढ़ी अभिलेख एंड मानसेहरा अभिलेख। ये कौन सी लिपि में बच्चे, तो पाकिस्तान में जो भी अभिलेख लिखवाए गए कौन सी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। तो शाहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा अभिलेख दोनों क्या है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, देखिए बच्चे, अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखाए हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया, सबसे पहले कौन पढ़ा इनके अभिलेखों को, तो जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, अभिलेखों को पढ़ने का काम किसने किया था बच्चे, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के सबसे पहले अभिलेख इन्होंने ही पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो बच्चे जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने में सफलता किनको मिली, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है बच्चे, अशोक ने अपने ज्यादा से ज्यादा संदेश ना बच्चे अभिलेख के द्वारा ही फैलाया था। अशोक ने ज्यादा से ज्यादा अपना संदेश कैसे फैलाया था, तो अभिलेखों के द्वारा। अभिलेख लिखवा देता था,
जैसे कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी किसमें दे दिया था, हाथी गुफा में, ठीक है। और खरोष्टी लिपि में भी यहाँ पे उसने शाहबाजगढ़ी मानसेरा में लिखवा दिया था। तो इस तरह से क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं अपने अभिलेख के द्वारा ही फैलाता था, समझ आ रहा है। अशोक के जितने भी शिलालेख है बच्चे, अशोक के क्या है 14 बृहद शिलालेख थे। कितने? 14 बृहद शिलालेख। इन शिलालेखों को अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी टाइम हो गया है, ठीक है। जय हिंद सभी को, ठीक है। अगले क्लास में हम अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के जितने भी शिलालेख है बच्चे, अशोक के क्या है 14 बृहद शिलालेख थे। कितने? 14 बृहद शिलालेख। इन शिलालेखों को अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी टाइम हो गया है, ठीक है। जय हिंद सभी को, ठीक है। अगले क्लास में हम अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे।